नमस्कार। भारत का संविधान ये सिर्फ नियमों की एक किताब नहीं है। नहीं, ये एक जीता जागता, सांस लेता हुआ दस्तावेज है जो समय के साथ बदला है, बड़ा हुआ है। तो आज चलिए इसी की कहानी में उतरते हैं और देखते हैं भारत के संविधान में हुए कुछ सबसे जरूरी बदलावों को। तो सबसे पहले एक बहुत ही बेसिक सवाल, आखिर संविधान को बदलने की जरूरत ही क्यों पड़ती है? मतलब ये तो देश का सबसे बड़ा कानून है ना? इसी सवाल से हमारी पूरी बात शुरू होती है। और इसका जवाब जितना सिंपल है उतना ही गहरा भी है, क्योंकि हमारा संविधान एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। इसे देश की बदलती जरूरतों के साथ, समाज की नई सोच के साथ और नई चुनौतियों के हिसाब से खुद को ढालना पड़ता है। ये कोई पत्थर पर लिखी लकीर नहीं है, बल्कि एक नदी की तरह है जो अपना रास्ता खुद बनाती है। तो ठीक है, चलिए इस सफर की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से सब शुरू हुआ। आज़ादी के ठीक बाद के वो शुरुआती संशोधन जिनका एक ही मकसद था, एक नए नए आज़ाद हुए भारत की नींव को मजबूत करना। जरा सोचिए, आज़ादी मिली और 1951 में ही, मतलब फौरन ही पहला संशोधन करना पड़ गया। और वजह थी जमीन। उस समय जमींदारी प्रथा खत्म करनी थी और इन भूमि सुधार कानूनों को अदालती दांवपेच से बचाना जरूरी था। मतलब कोर्ट इन्हें रद्द न कर दें। बस इसी के लिए 9वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया। इससे पता चलता है कि असल दुनिया की जरूरतों के लिए संविधान को कितनी जल्दी बदलना पड़ा। अब ये देखिए, ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं था। 1956 का 7वां संशोधन, इसने तो सचमुच भारत का नक्शा ही बदल कर रख दिया था। जो पुराने ABCD कैटेगरी वाले राज्य थे वो सब खत्म और भाषा और एडमिनिस्ट्रेशन के आधार पर नए राज्य बने। ये देश को जोड़ने की एक बहुत बड़ी कोशिश थी। 1971 का 24वां संशोधन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट था। इसने पार्लियामेंट और जुडिशरी, मतलब संसद और न्यायपालिका के बीच पावर के बैलेंस को सेट किया। इस संशोधन ने साफ कर दिया कि संसद के पास संविधान के किसी भी हिस्से को बदलने की पावर है, यहां तक कि फंडामेंटल राइट्स को भी। और फिर आया 1976 का 42वां संशोधन। ये इतना बड़ा और इतना डिटेल्ड था कि इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या छोटा संविधान भी कहते हैं। प्रस्तावना में सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटेग्रिटी जैसे शब्द जोड़े गए और पहली बार नागरिकों के लिए फंडामेंटल ड्यूटीज भी शामिल की गईं। अब ये कहानी ना सच में बहुत दिलचस्प है। ये 2 संशोधनों की कहानी है। आप इसे एक्शन और रिएक्शन की तरह देख सकते हैं। अगर 42वां संशोधन एक एक्शन था, तो 1978 का 44वां संशोधन उसका सीधा रिएक्शन था। जहां 42वें ने पार्लियामेंट को बेहिसाब ताकत दी, वहीं 44वें ने आकर इमरजेंसी लगाने की शक्तियों पर लगाम कसी ताकि लोगों के अधिकार सुरक्षित रहें। और हां, इसी संशोधन ने संपत्ति के अधिकार को फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट से हटाकर सिर्फ एक कानूनी अधिकार बना दिया। तो ये एक तरह से बैलेंस बनाने की कोशिश थी। चलिए अब गियर बदलते हैं और देखते हैं कि कैसे संशोधनों ने देश के स्ट्रक्चर से आगे बढ़कर आम नागरिक के अधिकारों को एक नया रूप दिया। ये नंबर 18, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक बहुत बड़ी लोकतांत्रिक क्रांति का सिंबल है। 1989 में 63rd संशोधन ने वोटिंग की उम्र 21 से घटाकर सीधी 18 साल कर दी। सोचिए, एक झटके में देश के करोड़ों नौजवानों को लोकतंत्र में अपनी आवाज उठाने का हक मिल गया। 21वीं सदी के भारत के लिए एक और मील का पत्थर, 2002 का 86वां संशोधन। इसके जरिए राइट टू एजुकेशन को आर्टिकल 21A के तौर पर एक फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार बना दिया गया। इसका मतलब ये कि 6 से 14 साल के हर बच्चे के लिए शिक्षा पाना अब एक संवैधानिक गारंटी है। और देखिए, समय के साथ साथ नागरिक अधिकारों और रिजर्वेशन की सोच भी कैसे बदली है। इस स्लाइड पर 3 बड़े बदलाव दिख रहे हैं। सबसे पहले 25वां संशोधन, जिसने संपत्ति के अधिकार को थोड़ा सीमित किया। फिर हाल ही में आया 103वां संशोधन। इसने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था की। और ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि पहली बार आरक्षण का आधार सिर्फ सामाजिक पिछड़ापन नहीं, बल्कि आर्थिक स्थिति भी बनी। और आखिर में 104वां संशोधन, जिसने SC/ST के लिए रिजर्वेशन को तो आगे बढ़ाया, लेकिन एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लिए जो सीटें रिजर्व होती थीं, उन्हें खत्म कर दिया। अच्छा, तो अब हमारे विश्लेषण के आखिरी हिस्से पर आते हैं। इसमें हम उन संशोधनों पर फोकस करेंगे जो गवर्नेंस को लोगों के और करीब लाएं और देश को मॉडर्न इकोनॉमी के लिए तैयार किया। 1992 का 73वां संशोधन,
ये लोकतंत्र को जमीनी स्तर तक ले जाने वाला एक ऐतिहासिक कदम था। इसने गांव में पंचायती राज सिस्टम को संवैधानिक दर्जा दिया, जिससे पावर का डिसेंट्रलाइजेशन हुआ, मतलब पावर ऊपर से नीचे तक आई। और सबसे जरूरी बात, महिलाओं की भागीदारी भी पक्की हुई। और ठीक इसी के साथ 74वें संशोधन ने शहरों के लिए भी वही काम किया जो 73वें ने गांवों के लिए किया था। इसने नगर पालिकाओं को संवैधानिक मान्यता दी। तो ये 73वां और 74वां संशोधन मिलकर भारत में लोकल सेल्फ गवर्नेंस की रीढ़ की हड्डी हैं। और अगर हाल के सालों के सबसे बड़े आर्थिक बदलाव की बात करें तो वो है 2016 का 101वां संशोधन। इसने गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी को लागू किया। इसका सिद्धांत सीधा था, एक देश एक टैक्स। इसने देश के पूरे इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम को ही बदल कर रख दिया। तो हमने एक लंबा सफर तय कर लिया है। अब चलिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ सबसे जरूरी संशोधनों पर एक नजर डाल लेते हैं, ताकि ये बातें दिमाग में बैठ जाएं। ये टेबल एक तरह से इस पूरी बातचीत का निचोड़ है। चलिए फटाफट देख लेते हैं। 42वां संशोधन याद है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। 44वां, जो लोगों की आज़ादी को बचाने के लिए आया। 73वां और 74वां, यानी लोकल लेवल पर लोगों के हाथ में पावर। 86वां, जिसने हमें शिक्षा का मौलिक अधिकार दिया। और 101वां, जिसने जीएसटी की शुरुआत की। ये वो संशोधन हैं जिन्हें याद रखना ही रखना है। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पे मजबूर करता है। हमने देखा कि संविधान कैसे हमेशा बदलता रहा है, विकसित होता रहा है। तो सवाल यह है कि भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत के संविधान में अगला बड़ा बदलाव क्या हो सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर।